साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजे 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। एनईपी 2020 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए और हमारा प्रयास है कि आने वाले 8-10 दिन में ये ऐसे 5-7 मिनट के वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और संक्षेप में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एस. कस्तूरी रंगन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये भी मसौदा तैयार किया था 2019 में और ये कोरोना काल में ही इसका प्रस्तुत की गई थी 29 जुलाई 2020 को। और इस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय थे उसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी और इसका नाम बदलकर वर्तमान में कर दिया गया है शिक्षा विभाग। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नई शिक्षा नीति है वो उसके 27 अध्याय और 4 भाग हैं। सबसे पहले इसके ऐतिहासिक परिदृश्य की यदि बात की जाए तो पहली शिक्षा नीति है वो 1968 में बनाई गई थी। 1968 में पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। दूसरी है वो इसे उल्ट दीजिए यानी 8/6 यानी 1986 हो गए और इसको लागू किया गया था यानी संशोधित किया गया था 1992 में। और इसके बाद जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आया था वो 2009। ये कुछ एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो आपके काम के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। इसके 4 भागों की बात की जाए तो इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग होगा स्कूल शिक्षा का, दूसरा होगा उच्चतर शिक्षा का, तीसरा होगा अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वयन की नीति। मैं आपको फिर रिवाइज करवा देना चाहूँगा। अध्यक्ष कस्तूरी रंगन रहे थे। 2019 में मसौदा प्रस्तुत हुआ, 2020 में जारी कर दी गई। 27 अध्याय 4 भाग हैं। पहला भाग स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वयन की रणनीति। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल शिक्षा की और हमारे लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो बताऊँगा और आप ये मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को 10+2 यानी 12वीं कक्षा तक के तहत शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यचर्या को पुनः व्यवस्थित करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। और नई व्यवस्था क्या होगी? 5+3+3+4 की व्यवस्था लागू की गई है। इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 5 वर्ष है, यहाँ पर 3 से लेकर और 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा, जिसे नाम दिया गया बाल वाटिका। बाल वाटिका में इनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। और 6 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी ये कुल 5 वर्ष हो गए। इन 3 वर्ष का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। और इस 3 का मतलब हो गया 6 से लेकर 8 और इस 4 का मतलब होगा 9 से लेकर 12 तक। यह है नई व्यवस्था है जो लागू की गई है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसके बारे में पूरी तरह जो बिंदु हैं हर बिंदु के ऊपर आप गौर करेंगे। वर्तमान व्यवस्था है वो 10+2 व्यवस्था 3 से 6 वर्ष के बालकों को कवर नहीं करती है। यानी कक्षा 1 में एडमिशन है वो कक्षा उम्र 6 वर्ष से का जो बालक है उसी का किया जाता है। नए ढांचे में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की बात करें तो 5 वर्ष से पूर्व प्रत्येक बालक की प्रारंभिक तैयारी कक्षा या बाल वाटिका में करवाई जाएगी, यानी जो आंगनबाड़ी में संचालित होगी। और जो आंगनबाड़ी में पढ़ाने वाली कार्यकर्ता हैं अगर उन्होंने कक्षा 12 तक की पढ़ाई की है तो उन्हें 6 माह का एक डिप्लोमा करवाया जाएगा कार्यक्रम चला के। और जिनकी योग्यता कम है, शैक्षणिक योग्यता, उन्हें 1 वर्ष का डिप्लोमा करवाया जाएगा। याद रखना है। ये भी आपको मिड डे मील योजना है वो प्री-प्रिपरेटरी कक्षाओं तक विस्तारित कर दिया गया है। बात करते हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के बारे में। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा जिसमें कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक की मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान
FLN वर्ष 2025 तक आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल है। याद रहे यानी कक्षा 3 तक, यानी जो शुरू के 5 हैं जिसमें बाल वाटिका है 3 वर्ष के लिए, फिर कक्षा 1-2 है, तो वहाँ तक बच्चा है वो मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान कर लेना चाहिए, यानी प्रारंभिक 5 वर्षों में। और इस 5 से आप ये याद रखेंगे कि ये 2025 तक है, क्योंकि यहाँ पर 2025-2030 के जो टारगेट दिए गए हैं वहाँ पर ये पूछा जा सकता है जो मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान यानी FLN को कब तक आवश्यक रूप से प्राप्त जो टारगेट है वो करने के लिए निर्धारित किया गया, तो ये 2025 है। छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 से कम रखा जाए। सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक हों वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 से कम, ये दोनों याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं ये दोनों ही आपसे। इसके बाद ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उन ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना भी महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर भी काम किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कक्षा 6 से 8 है वहाँ पर लगभग 91% बच्चे इनरोल होते हैं, और वो कक्षा 11-12 की बात की जाए तो वहाँ तक लगभग 56% बच्चे ही पहुँच पाते हैं। इन सब को बढ़ाकर 100% करने का लक्ष्य रखा गया है, और 100% करने का जो टारगेट लिया गया है वो 2030 तक लिया गया है। मैं एक बार फिर रिपीट करवा देना चाहूँगा, FLN के लक्ष्य के लिए 2025 है और ड्रॉप आउट 100% करने का लक्ष्य 2030 है। इसमें भी हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र की बात की जाए, बहुभाषावाद व भाषा की शक्ति, इसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर जो ध्यान दिया गया है कि कक्षा 5 तक और जहाँ तक संभव हो तो कक्षा 8 तक स्थानीय भाषा में ही शिक्षण कार्य करवाया जाए, यानी मातृभाषा में, और ये माना जाता है कि मातृभाषा में बच्चा अच्छे से सीखता है। त्रिभाषा फार्मूला जारी रखा जाएगा, जो वर्तमान में चल रहा है वो जारी रखा जाएगा, और प्रत्येक विद्यार्थी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का भाग होगा। आंकलन में परिवर्तन किया गया है, योगात्मक आंकलन के बजाय रचनात्मक आंकलन को बढ़ावा दिया जाएगा। योगात्मक आंकलन में एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद जितने बच्चे के मार्क्स आते हैं उसके आधार पर उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया जाता है, लेकिन उसकी बजाय नई शिक्षा नीति है NEP 2020 है, उसमें रचनात्मक आंकलन यानी बच्चे के तीनों पहलुओं के ऊपर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और उसी आधार पर उसका रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाएगा। बात करते हैं परीक्षाओं के बारे में, तो बोर्ड परीक्षा को समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है, और फिर से डिज़ाइन करने में ये किया गया है कि कोचिंग और रटने की बजाय मुख्य रूप से क्षमता और योग्यताओं के आंकलन पर ध्यान दिया जाएगा, और बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इम्पोर्टेंट है, यानी 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा, और यदि वांछित हो तो एक सुधार के लिए होगी। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए और राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा एक एग्ज़ाम की जाएगी आयोजित CET की सामान्य योग्यता परीक्षा, और इसके द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। बात करते हैं टीचर्स के बारे में, तो टीचर्स के लिए उत्कृष्ट विद्यार्थियों की शिक्षण के पेशे में भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत BEd कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्कूल व स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा स्थानीय विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में प्रोत्साहन किया जाएगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह से यहाँ पर कॉलेजों में भी या फिर जो टीचर्स तैयार किए जाएँ वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था लागू की जा रही है। 2030 तक बहुविषयक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सम्मिलित कर लिया जाएगा शिक्षक शिक्षा को। 2030 तक न्यूनतम 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी, यानी याद रहे जो FLN के टारगेट हैं वो हमें अचीव करने होंगे 2025 तक, ठीक है। जो हमारे 100% नामांकन है या ड्रॉप आउट है उन्हें का जो टारगेट रखे गए वो है 2030 तक। इसी प्रकार शिक्षकों के जो शिक्षक शिक्षा है
उसे कॉलेज और विश्वविद्यालय में शामिल करने के लिए 2030 है। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री ही होगी, वो 2030 तक। इसके बाद बात करें समतामूलक और समावेशी शिक्षा के बारे में। इसमें जो समतामूलक यानी हमारे यहाँ पर अभी भी भेदभाव की जो स्थिति है, लैंगिक असमानता और जो पिछड़े और कमज़ोर वर्ग हैं उन सब को आगे लाने के ऊपर काम किया जाएगा। जैसे यूडाइस 2016-17 के आंकड़ों की बात की जाए तो एससी के 19.6% नामांकन था प्रारंभिक शिक्षा में, और उच्च माध्यमिक स्तर की बात की जाए तो वहाँ पर 17.6 था, ये एससी की थी। इसे बढ़ाया जाए और इनको बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार सभी लड़कियों व ट्रांसजेंडर छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन व प्रभावी गवर्नेंस। यूडाइस 2016-17 की रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया कि भारत में जो छोटे कस्बे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर स्कूलें हैं, उनमें छात्रों की संख्या 30 से ही कम है। और जब 30 से छात्र संख्या कम है तो मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो राज्य सरकारों को कहा गया कि आप 2025 तक, यहाँ पर 2025 तय की गई, 2025 तक स्कूलों का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसे अपनाइए। और इसके तहत होने वाला क्या है, 5-10 किलोमीटर के एरिया में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापना की जाएगी। और इसका सुझाव पहले कोठारी आयोग, जिसकी स्थापना गठन 1964 से 66 के मध्य में की गई थी, उसमें भी इसके ऊपर सिफारिश की गई थी। इन स्कूलों में एसएमसी की मदद से विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी और फिर इस योजना के आधार पर स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। एससीईआरटी द्वारा समय समय पर उस विद्यालय विकास योजना और इन जो है ना स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान, इसके मानक दिए जाएंगे, बताए जाएंगे कि इस आधार पर आप इन्हें तैयार कीजिए। प्रत्येक राज्य और जिले को प्रोत्साहित करने के लिए बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। याद रहे, स्कूल कॉम्प्लेक्स में बाल भवन भी बनाए जाएंगे। जैसे बाल वाटिका होंगी आंगनबाड़ी में, स्कूल कॉम्प्लेक्स में बाल भवन होंगे, बाल भवन बनाए जाएंगे। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद इसकी स्कूल शिक्षा की मॉनिटरिंग की जब बात आती है तो सबसे सर्वोच्च निकाय जो होगा वो होगा स्कूल शिक्षा विभाग। इसका कार्य होगा नियम बनाना और नीति निर्धारण करना। उन नीतियों के आधार पर शैक्षिक संचालन की जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो स्कूल शिक्षा निदेशालय को दी जाएगी। और जो निदेशालय के द्वारा राज्य में अकादमिक मांगों व पाठ्यक्रम सहित शैक्षिक मामले एससीईआरटी के नेतृत्व में होंगे। और राजस्थान एससीईआरटी है उसकी स्थापना उदयपुर में की गई है और इसका कार्य होगा पाठ्यक्रम निर्माण करना और उस जो पाठ्यक्रम की जो अन्य गतिविधियां हैं वो भी करवाना। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेपर में काम आने वाला है। और इस प्रकार के मैं अन्य भी छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप तक उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा।